हेलो फ्रेंड्स, आज हम JAIIB के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 2 यूनिट्स हमने पढ़ चुके हैं। जिनने उसका वीडियोस नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये जो थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, हमने देखा कुछ लोग जैसे वीडियोस को ओपन करते हैं बट पूरा नहीं देखते, उसे बंद कर देते हैं। तो हो सकता है उन्हें ये लगता हो कि ये तो मुझे आता है, नॉमिनेशन क्या है, RBI क्या है, ये सब तो मुझे पता है। अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो JAIIB सबका आराम से निकल जाता। क्यों लोग JAIIB फिर भी नहीं निकाल पाते हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि चीज़ें तो आसान ही लगती हैं, टॉपिक्स आसान हैं, बट उसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग तरीके के बनते हैं, वो हमें नहीं पता होते हैं। इसलिए हम टॉपिक्स को अच्छे से रीड नहीं करते और जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तब वही आसान चीज़ें हमें नहीं बनती, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा के पूछा जाता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो सिंसियरली चीज़ों को पढ़िए। क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम आपको इन चीज़ों में बताते हैं। तो आइए स्टडी स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही सारी चीज़ें हम पूरी वीडियोज़ में बताएंगे। क्योंकि बुक तो इजीली आप भी रीड कर सकते हैं, रीड करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन जो दिया है उसमें सिंपल रेगुलेशंस बताए गए हैं कि बैंकिंग में काम कैसे होता है। जैसे कि हम इंटरेस्ट की बात करें या फिर RTGS हुआ, क्लियरिंग हुआ, लोन क्या हुआ, रेट कैसे इश्यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे पावर टू इशू डायरेक्शंस। बैंकों को डायरेक्शन कौन देता है? जैसे हमें पता है बैंकों का बैंक कौन है, RBI है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे सिंपल तो आएगा नहीं कि बैंकों का बैंक कौन है, वो तो सबको ही पता है कि RBI है। यहाँ पे हम रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन। RBI इशू करता है डायरेक्शन सभी बैंकों को। ये चीज़ कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है अंडर सेक्शन 21 एंड 35A ऑफ BR एक्ट। ये इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन कौन सा है जो बैंकिंग को डायरेक्शन देता है, तो वो ये दोनों सेक्शन हैं। अब इनमें से जो सेक्शन 21 है वो रेगुलेट एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग जितने भी एडवांसेस यानी कि लोन वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए जो सेक्शन है वो 21 यूज़ होता है। और जो जनरल ऑपरेशंस है, जनरल रेगुलेशंस है, वो सारे कवर होते हैं 35A ऑफ BR एक्ट में। ठीक है, यहाँ से केवल ये इतनी चीज़ काम की है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ डायरेक्शन। नेचर ऑफ डायरेक्शन क्या कहना चाहता है? द रिजर्व बैंक पावर टू इशू डायरेक्शन आर ओवर द बैंक्स, hence the direction are addressed to bank only and not to customer or the public। RBI के जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो केवल बैंकों पर एप्लीकेबल होते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर या पब्लिक पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ RBI डायरेक्शंस, अगर कोई भी RBI के डायरेक्शन को बैंक नहीं मानता है तो उसके लिए जो है उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट इन BOI फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस कस्टोडियम। तो ये केस हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। ये जनरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन में नहीं आता है, इसलिए इसको सिंपली रीड करके आप देख सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पर्टिकुलर नहीं बन रहा है, जो एक बना क्वेश्चन यहाँ से हो, बाकी हम आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में इसमें बस इतना ही है, आगे इंपॉर्टेंट है तो आगे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है बोनाफाइड। RBI के जो भी डायरेक्शंस हैं वो सारे बैंकिंग के फेवर में ही होना चाहिए। तो ये सिंपली उन्होंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया है। कॉशन एंड एडवाइस यानी कि जो फर्दर एक्शन, यानी इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो तो है ही, प्लस अलग से अगर जो और एडवाइजेज हैं उसे कवर किया गया है सेक्शन 36 ऑफ BR एक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जैसे कि बैंकिंग के डेफिनेशन में लिखा गया है कि बैंक एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट को। बैंकिंग की डेफिनेशन दी कहाँ गई है? सेक्शन 5 ऑफ BR एक्ट में। ये क्वेश्चन है जो पहले भी हम देख चुके थे, इसे याद रखिएगा कि बैंकिंग की डेफिनेशन कहाँ में दी गई है? सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब टाइप ऑफ डिपॉजिट, बैंक किस किस टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, रेगुलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जो सेक्शन है 35A BR एक्ट का, इसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया गया कि बैंक्स जो है और क्या क्या एक्सेप्ट इसमें डिपॉजिट में कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी सिंपल थी। अब चीज़ें जो काम की स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ से है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, रिटर्न ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। बैंक हैव टू फाइल अ रिटर्न एवरी ईयर
ऑन देयर अनक्लेम डिपॉजिट अंडर सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट। बैंक में कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो हैं लेकिन उनका कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है। कुछ पर्सन हो सकता है वो सिंगल हो, उनके फैमिली मेम्बर में लास्ट में कोई बचा ही ना हो, तो वो कई सालों तक वहाँ पे क्लेम करने नहीं आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। तो इस टाइम के क्लेम की बात इसमें हो रही है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो किस में कवर हो रहा है, सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट में। ठीक है, द रिटर्न हैज़ टू फाइल्ड विद इन 30 डेज़। 30 दिनों के अंदर रिटर्न इसमें क्लेम का फाइल करना होता है। जो अनक्लेम डिपॉजिट है, बैंक हैव टू फाइल अ रिटर्न एवरी ईयर। ठीक है, हर साल ये क्लेम करना होता है। तो यहाँ से 3 चीज़ें ये क्लियर हुई कि हर साल करना होता है, 30 डेज़ के अंदर करना होता है। अब 30 डेज़ कब से, ये पीछे है, मैं आपको अभी बताती हूँ। सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 30 डेज़ की जो बात हो रही थी वो कब, द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है उसके एंड में 30 डेज़ में। अब कैलेंडर ईयर क्या माना जाता है, जनवरी टू दिसंबर, यानी कि दिसंबर एंड में 30 डेज़ के अंदर ये जो अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं इसका रिटर्न बैंक्स को भरना होता है। ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इसको याद रखिएगा, 99% चांसेस हैं इनके आने के। अभी अनक्लेम डिपॉजिट क्या है उसकी डेफिनेशन भी यहाँ दी गई है। फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड शुड कवर ऑल डिपॉजिट नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स। जो 10 साल से ज़्यादा से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं उनको सबको यहाँ पर माना जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट। ठीक है, इन द केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, अब फिक्स FD के केस में यह अलग रहेगा। ये सेविंग अकाउंट के लिए था कि 10 साल से अगर कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा। लेकिन FD के केस में द पीरियड ऑफ 10 ईयर स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। अब मान लीजिए कोई FD ही 5 साल की बनी थी या FD ही 10 साल की बनी थी, तो जब 10 साल की FD मैच्योर हो जाएगी उसके बाद फिर और 10 साल का वेट करना पड़ेगा, तब उसे अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा। अब ये पैसा जाता कहाँ है, ये जो अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा होता है वो डिपॉजिट किया जाता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा है वो किस में जाता है, तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, पब्लिक फंड, गवर्नमेंट फंड, इस टाइप से ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें हमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में लगाना है। ठीक है, तो ये पैसा तो जाएगा एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। इसके अलावा ये टेक ओवर करते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट को। तो ये कब करते हैं, ये जब 10 ईयर का टाइम ख़त्म हो जाता है अनक्लेम डिपॉजिट का, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स में ये उसे सारे इनऑपरेटिव अकाउंट्स को टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से काम के हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉमिनेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से याद रखिएगा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अब नॉमिनेशन का जैसे कि हमें मतलब पता है कि कोई भी अकाउंट होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तब उसका जो भी वहाँ पे पैसा है वो नॉमिनी को मिलता है। अब ये नॉमिनेशन डिफ़ाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता ही है। 45ZA, इसमें जो ऑप्शंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, सेक्शन 45ZA ऑफ BR एक्ट, सेक्शन 45ZB ऑफ BR एक्ट, सेक्शन 45AZ ऑफ BR एक्ट, है ना, ऐसे करके कंफ्यूज करता है ये। एग्जैक्ट सेक्शन इसका याद रखिएगा, नॉमिनेशन का इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम पे भी आया था। अब देखिए ये क्या कहता है नॉमिनेशन के डेफिनेशन, कि कोई भी अकाउंट होल्डर है वो अपने अकाउंट में एक नॉमिनी को यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है और ये बैंकिंग की तरफ से वैलिड डिस्चार्ज माना जाता है। यदि नॉमिनेशन जो अकाउंट में है उसे हम पैसा दे सकते हैं और नॉमिनी कोई भी हो सकता है। पेमेंट बाय अ बैंक इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज टू द बैंक। ये भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ये वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा, तो यही वर्ड इसका याद रखिएगा, बिल्कुल वैलिड डिस्चार्ज माना जाता है नॉमिनी को पेमेंट करना। आर्टिकल इन सेफ कस्टडी एंड सेफ्टी लॉकर्स। अब ये जो सेफ कस्टडी है, सेफ्टी लॉकर्स है, इसमें भी नॉमिनी किया जाता है, इसका अलग से सेक्शन है, तो इसको अलग से आप याद रखिएगा। देयर आर ऑल्सो प्रोविजन इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल केप्ट इन सेफ कस्टडी विद द बैंक एंड सेफ्टी लॉकर्स। तो सेफ कस्टडी कवर होता है ZC में
और सेफ्टी लोकर्स का जो नॉमिनेशन कवर हो रहा है 45ZE में। देखिए कितने सिमिलर होते हैं ये, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल याद रखिएगा। 45Z तक तो हमें याद रखना है, नॉमिनेशन का ही आ रहा है। सबसे पहले ABCD जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो A से स्टार्ट होगा एक जनरल पब्लिक का नॉमिनेशन, उसके बाद B कुछ नहीं है, C स्टार्ट होगा सेफ़ कस्टडी। यहाँ ज़रूर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सेफ़ कस्टडी है, सेफ़ लोकर्स हैं। हाँ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेफ़ कस्टडी यानी देखिए C आया तो 45ZC, क्योंकि कस्टडी के लिए C था तो सेक्शन में भी C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा सेफ्टी लॉकर्स तो वो E वाला इसमें आ जाएगा, और स्टार्टिंग जनरल पब्लिक से होती है तो A वाला इसमें आ जाएगा। इस तरीके से सेक्शन तीनों अलग अलग आपको पता इनके होने चाहिए, ठीक है। बाकी रूल 3 एंड 4 ऑफ बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल, ये चीज़ें सिंपल यहाँ पे दी गई हैं। काम की चीज़ें ये ऊपर से 2 थी। और हम देख लेते हैं लोन एंड एडवांसेस, द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इन सेक्शन 5B। ये बार बार वही सेक्शन रिपीट हो रहा है, हमें पता ही है क्या है। रेगुलेशन ऑफ लोन एंड एडवांसेस, द रिजर्व बैंक इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ BR एक्ट टू इशू डायरेक्शन टू कंट्रोल एडवांस। अब जैसे हमने वहाँ पढ़े थे दो सेक्शन 21 एंड 35A। 21 जो है एडवांसेस को कवर कर रहा था और 35A जो था वो जनरल रेगुलेशंस था उसको कवर कर रहा था। तो अगेन यहाँ पे फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया कि सेक्शन 21 ऑफ BR एक्ट क्या है, कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी, ठीक है। इसको भी क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एडवांसेस को कौन कंट्रोल करता है, सेक्शन 21 ऑफ BR एक्ट। अब यहाँ पे ये सिंपल चीज़ें दी गई हैं, इनमें से ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसलिए इसको सिंपली रीड आप कर लीजिएगा। The Reserve Bank issue direction from time to time regulating the lending operation of banking company in exercise of these powers vested under section 21. Apart from this, the general power to give direction under section 35A। जनरल पावर्स किसके अंदर है, इसके अंदर, और एडवांसेस का जो दिया गया है पूरा सेक्शन 21 के अंदर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को पहले सिंपली आप समझ लीजिए होता क्या है। बैंकिंग जब भी लोन और एडवांस देता है तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है जो छोटे एग्रीकल्चर वाले लोग हैं नहीं लौटाते, या फिर उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, छोटे छोटे लोन बैंक कई बार बांटना नहीं चाहता, तो उन्हें फिर लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि ये चीज़ें जैसे कि फूड ग्रेन हुआ, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, शुगर, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इन्हें ही लोन नहीं मिला तो फिर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि बेसिक नीड्स जो है एक ह्यूमन की उन्हें जो है अवेलेबल कराना। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उन्हें तो लोन मिल ही जाता है, कॉरपोरेट्स को लोन मिल ही जाता है। इन्होंने एक डिफ़ाइन करके रखा है कि सबसे पहले ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर जो जो लोन लेते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी गई है कि उन्हें इतना परसेंट जो टोटल लोन होता है उसमें से इतना परसेंट लोन तो केवल इन्हीं लोगों को जाना है। इसी कारण से फिर जो बैंक्स होते हैं वो इन्हें लोन देते हैं और उसके बाद फिर ये अपना एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, इनको लोन मिलना और ये सारे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इनमें हम प्रॉफिट नहीं देख सकते कि प्रॉफिट होगा तभी इन्हें लोन देना है, ये बेसिक नीड की चीज़ें हैं। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट ने इतना किया था कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को डिफ़ाइन कर दिया गया कि जैसे टोटल जो लोन हो रहा है मान लो 100% है, उसमें से 10% 15% तो एटलीस्ट इस सेक्टर में जाना ही है। बाकी बचा हुआ जो है फिर आप किसी भी कॉरपोरेट को या किसी को भी दे सकते हैं। मेथड एंड टूल्स यहाँ दिए गए हैं कि किस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। ये मतलब ये ज़्यादा लोन जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे इन्हें लोन ना दें, ये सिंपली कहना चाहते हैं। मिनिमम मार्जिन, उनसे मार्जिन कम से कम ली जाएगी। चार्जिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें देना है। सीलिंग ऑफ लेवल ऑफ क्रेडिट, इस टाइप से सिंपल चीज़ें दी गई हैं। तो इसको तो सिंपली आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कौन आता है, तो ये इन चीज़ों को याद रखना, उसको आप टिक मार्क करेंगे कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत इनको जो है एडवांस दिया जाएगा।
ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनेगा। प्राइस कंट्रोल इन इंडिया, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हैज़ बिन जनरली यूज फॉर प्रिवेंटिंग स्पेक्यूलेटिव होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड बेसिक रॉ मटेरियल यूजिंग बैंक क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट का यूज़ करके ये अपना रॉ मटेरियल जो है कलेक्ट करते हैं ताकि उनका आगे का काम हो सके। दिस इज़ विद अ व्यू टू चेक द अनड्यू राइज ऑफ प्राइजेस ऑफ सच सेंसिटिव कमोडिटी, यानी इनका प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, कंट्रोल में ही रहे, ये इनका मेन पर्पस होता है, ताकि बिल्कुल हर पर्सन को उनकी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो सके। क्योंकि अगर इन पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखेगा तो ये जो है अपनी मनमानी करेंगे। अगर उनको लोन महंगा मिलेगा तो वो इन चीज़ों को बेचेंगे भी महंगी महंगी। ऐसे में एक कॉमन पीपल का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो है कॉन्सेप्ट लाया गया। आगे इसमें देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। सेक्शन 20 ऑफ BR एक्ट इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। अब जो सेक्शन 20 है, देखिए 21 ने क्या बताया था सेक्शन की एडवांसेस को कैसे रेगुलेट करना है, और सेक्शन 20 क्या बताता है कि रिस्ट्रिक्शन लोन एंड एडवांसेस पे अकॉर्डिंगली नो बैंकिंग कंपनी शेल ग्रांट और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑन शेयर। कंक्लूजन ये है कि जो बैंकिंग के खुद के शेयर होते हैं, जो खुद की सेविंग्स होती हैं, उस पे बैंक लोन नहीं देगा। उससे रिलेटेड जो है चीज़ें ये सेक्शन 20 में डिफ़ाइन की गई हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो यही बनता है कि एक तो खुद के डायरेक्ट ये जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरिंग इनटू एनी कमिटमेंट फॉर ग्रांटिंग एनी लोन और एडवांसेस टू और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के बिहाफ पे लोन नहीं दिया जाएगा, खुद के शेयर्स पे लोन नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रेमिट डेप्ट फॉर रेमिटिंग एनी डेप्ट टू इट्स डायरेक्टर। A banking company require prior permission of the Reserve Bank under Section 20A of BR Act. Permission is also required to remission of loan. अभी जो परमिशन की बात हो रही है वो किस लिए हो रही है कि फॉर रेमिटिंग एनी डेप्ट टू इट्स डायरेक्टर। अपने डायरेक्टर को भी कुछ भी अगर इसमें से अमाउंट देना है तो उसके लिए भी यहाँ से परमिशन लेनी होगी RBI से। तो ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि बैंक का जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस चीज़ पे लगा हुआ है। एडवांसेस के लिए ऑप्शन रहेगा टू इट्स ओन डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर, मतलब खुद के शेयर्स पे नहीं दे सकते, अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते, बोथ और नन ऑफ दिस। तो आंसर जो हो जाएगा वो बोथ, क्योंकि दोनों पर ही एडवांसेस नहीं दिया जा सकता। चलिए यहाँ तक हमने रीड किया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे की चीज़ हम पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सभी वीडियोस को अच्छे से आप देखिए ताकि स्टडी आपकी अच्छे से हो सके, क्योंकि JAIIB का एग्ज़ाम उतना भी सिंपल नहीं होता, निकालना थोड़ा मुश्किल होता ही है। बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं ली हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ले लीजिएगा ताकि साथ में आप उन्हें टिक करते चलें और चीज़ें आपके लिए लास्ट में रिवाइज़ करना आसान हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।